हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में इतिहास, लेखन परंपरा एवं उसके काल विभाजन और कुछ महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथों को भी प्रश्नों के माध्यम से जो है दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो है दोस्तों, आप लोग जो भी मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे वो देखे होंगे कि हम लोगों ने जो लेखन पद्धतियाँ हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, विधेयवादी पद्धति, वो सबको पढ़ा था। लेकिन उससे संबंधित प्रश्नों को जो है दोस्तों हम लोगों ने हल नहीं किया था। ठीक है। और साथ में महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ भी कुछ पढ़े हैं, लगभग 40-50। तो ये हम लोग का टॉपिक जो है दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न छूट रहा था, तो मैं सोची कि अब इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। दोस्तों, एक भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है। बाकी तो जो हिंदी साहित्य इतिहास में हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं और गद्य साहित्य के इतिहास में उपन्यास पढ़ रहे हैं, वो कवर होगा। लेकिन मेरी नज़र इस पे पड़ी आज, तो मैं सोची कि नहीं, ये भी ज़रूरी है। यहाँ से भी जो है दोस्तों प्रश्न बनता ही बनता है। अब चाहे जो है महत्वपूर्ण जो ग्रंथकार हैं उनका नाम पूछ ले, ठीक है, या किस भाषा में लिखे हैं, उनका ग्रंथ क्या है, ठीक है, कितने संस्करण हुए हैं। तो अब एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग नहीं छोड़ सकते ना, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो सीक्वेंस चला आ रहा है पढ़ने के साथ साथ प्रश्न भी सॉल्व करने का, वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया। ग्रियर्सन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, वोल्टेयर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, इसका सही आंसर है वोल्टेयर ने। ठीक है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग वोल्टेयर ने किया। अब ये जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूँ कहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, 1 ईयर में हिंदी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, नेट का, डीएसएसबी, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो, एनवीएस वगैरह, ये तो भाई इनका मतलब पुराना याराना है। इस प्रश्न से ये ज़रूर पूछता ही है, चाहे स्टार्टिंग का ही दे दे, लेकिन इसमें पूरा दिया हुआ है। देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है। तो दोस्तों, आप सब लोग देखिए जान रहे होंगे, ये कथन तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। दोस्तों, ये कथन तो पता चल गया रामचंद्र शुक्ल का है। तो अब ये भी आप जानिए, जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, वे जो है लेखन पद्धतियों में किस पद्धति को जो है अपने ग्रंथ में फॉलो करते थे। तो वो जो है विधेयवादी पद्धति को वो अपने ग्रंथ में उसका अनुसरण करते थे। अब विधेयवादी पद्धति क्या है, वैसे तो मैंने एक क्लास इसका बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, विधीय जो पद्धति है वह साहित्य के इतिहास में जो है सर्वाधिक उपयोग सिद्ध हुई है पद्धति। वैसे तो 4 पद्धति है ना, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम, विधेयवादी पद्धति। तो जो ये विधेयवादी पद्धति है ना, हिंदी साहित्य में यह जो है सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। अब क्यों सिद्ध हुई है दोस्तों, इसको हम लोग 3 वर्गों में विभक्त करके जो है अध्ययन करते हैं। विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण, क्षण विशेष, ठीक है, इन तीनों को जो है लेकर जो है दोस्तों तर्क वितर्क किया गया है। और इसका अनुसरण किसने किया था, मैंने बताया था आपको कि रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि ने इस इतिहास ग्रंथ पद्धति को जो है अपना अनुसरण बनाया। दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया। ठीक है, ग्रियर्सन द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा या गारसादे तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो जो है यह गारसादे तासी के द्वारा किया गया था। इनका जो है दोस्तों महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ क्या है, महत्वपूर्ण इनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडवे हिंदुस्तानी। ठीक है, यह ग्रंथ इनका जो है गाशर तासी का, एक तरीके से ये फ्रेंच विद्वान तो थे ही, फ्रांस के रहने वाले। इनकी जो ग्रंथ मैंने बताया अभी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडवे हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है।
अब इसमें कितने कवियों का वर्णन हुआ है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इस ग्रंथ में जिस गासा द तासी के। फिर अगला क्या प्रश्न है, अब देखिए मिल ही गया यहाँ पे, इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किसका है यह ग्रंथ, यह ग्रंथ है गासा द तासी का, ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है, गासा द तासी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट उक्ति है दोस्तों, किसकी है देखते हैं हम लोग। टी.एस. इलियट, जॉर्ज लुकाच, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो जो है दोस्तों यह उक्ति है टी.एस. इलियट की, ठीक है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। मिश्र बंधु विनोद, इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की है ये, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जान भी लेते हैं। वैसे तो ठीक है, यह ग्रंथ जो है किसका है, यह ग्रंथ है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अब ये तो ठीक है पता चल गया, और ये भी जो है पता चल गया हम लोगों को कि 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, ना कि पत्रिका में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दो चीज़ें हो गया, और एक चीज़ और दोस्तों कि यह जो है जो ग्रंथ है इनका द मॉडर्न वर्नाकुलर, यह प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद इसमें कुल 952 कवियों को जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, इस ग्रंथ में 952 कवियों को। और मैंने अभी आप लोग को एक मतलब काम दिया है कि हाँ कमेंट करके होमवर्क ही समझ लीजिएगा कि इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जो है ग्रंथ उसमें वैसे तो वो ग्रंथ किसका है, वह ग्रंथ है दोस्तों गाशा तासी का। और उसमें कितने कवियों का वर्णन है आप वो बताइएगा। इसमें तो मैंने बता दिया कि इसमें जो है 952 कवियों का वर्णन हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8वां। अगला क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया, इनके प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, इस ग्रंथ में आधार स्रोत का उल्लेख किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि काल विभाजन न किया गया हो इनके अनुसार, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों गलत है। और फिर अगला प्रश्न है कि 84 वैश्रवन की वार्ता, 252 वैश्रवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। कालक्रम एवं संवत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव के कारण जो है दोस्तों ये तीनों के कारण जो है 84 वैश्रवन की वार्ता, 252 वैश्रवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से जो है दोस्तों ये साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि इन कारणों की वजह से, ये याद रखिएगा। फिर है अगला, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो देखिए अभी मैंने इसके पहले जो 7वां क्वेश्चन था इसके बारे में डिटेल से बताया, तो आप लोग देख ही लीजिए, ये है किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का। फिर अगला प्रश्न है कि गाशा द तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसका प्रकाशन इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, तो नहीं बिल्कुल जो है सही है दोस्तों। और फिर है अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का नहीं, ये नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का था वह प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न अगला ऑप्शन है कि इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमोल हो गया है, ठीक है, ये भी सही है, बट ये वाला ऑप्शन जो है दोस्तों गलत है। बाकी ये तीनों इसका ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ में।
कि जो गारसाद तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसके जो है दोस्तों 2 भाग थे। हाँ, 1839 ईस्वी। ठीक है, और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशन था 1871 ईस्वी। कुल मिला के 3 भागों में जो है दोस्तों प्रकाशित हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम 2 भाग 1839 1847, द्वितीय संस्करण जो था वह 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। फिर अगला प्रश्न क्या है, 12वां वही देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय ग्रियर्सन को, गारसाद तासी को, शिव सिंह सेंगर को, रामचंद्र शुक्ल को। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गारसाद तासी को। फिर अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1850 में, 1863, 1873 या 1883। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1883 ईस्वी। ठीक है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज जो है 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आप लोग जो है दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है बार बार। ठीक है, और इसमें आप लोग ये भी याद रखिए कि इसमें जो है 838 कवियों का भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। किसमें? शिव सिंह सरोज में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न कि साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहला है वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इतिहास पर आधारित। फिर है अगला काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, जाति परंपरा और राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो दोस्तों ये जो है मैंने बताया था ना कि 3 भागों में अध्ययन, 3 वर्गों में विभक्त करके जो है हम लोग विधेयवादी पद्धति को पढ़ते हैं, जाति, क्षण और वातावरण। तो उस प्रकार से दोस्तों ये जो है हम लोग का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? लगभग 4500, फिर लगभग 4000, 1000, लगभग 5000। तो इसका सही आंसर है लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसमें। तो मिश्र बंधु दोस्तों जो है 3 भाई थे, मैंने बताया था आप लोगों को। अगर वैसे तो पहले से भी आप लोग जानते भी होंगे, बट ठीक है बता देते हैं एक बार। जो मिश्र बंधु थे वह 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। जो गणेश, तीनों भाई ही थे। ठीक है, एक ही जो है गोत्र में जन्मे। जो जो ये गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र थे वो कमिश्नर थे पेशे से। सुखदेव बिहारी मिश्र वकील थे। और जो ये इनकी रचना है दोस्तों, ये 4 भागों में जो है मतलब प्रकाशित हुई थी। प्रथम जो 3 भाग था वह 1913 और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार मिश्र बंधु से विनोद जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, और उम्मीद करते हैं आप लोग का एक बार फिर से रिकॉल हो गया होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? देखिए आ भी गया, इतना अच्छा प्रश्न है। 1813, 1914, 1903 या 1913। तो इसका सही आंसर है 1913। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? ठीक है, यह जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में। फिर अगला है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पहला है पादरी एडिशन ग्रिव्स, गारसाद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जेम्स टॉड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पादरी एडिशन ग्रिव्स। फिर अगला है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल नृत्यबद्ध काव्य का संपादन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पारसनाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। फिर अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय या केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। फिर अगला
30वां प्रश्न कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। अब ये तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, आगे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया है मिश्र बंधुओं के बारे में। तो देखिए मिश्र बंधु जो विनोद है वह मिश्र बंधुओं का जो है ग्रंथ है। मिश्र बंधु जो है 3 लोग थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग ही कितनी बार मिश्र बंधुओं से संबंधित प्रश्न बना है। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग 1913, 1915, 1934, 1929। तो मैंने बताया था कि जो मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग है 1934 इसमें प्रकाशित हुआ, प्रथम 3 भाग 1913 में। फिर अगला प्रश्न कि गारशाद तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ, नहीं ये तो जो है ग्रियर्सन का है। ठीक है। और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये भी नहीं है इनका। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, ये भी नहीं। इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी, ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी, यह गारशाद तासी का ग्रंथ है। तो इस प्रकार से 22वां का घ वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भक्तमाल। तो दोस्तों 23वें का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो कि यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है ग्रंथ। क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कहा गया है। फिर अगला प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह जो है दोस्तों है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है। फिर अगला है हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों जो हिंदी भाषा का विकास है यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यह जो है श्याम सुंदर दास जी का। बाकी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अच्छा ठीक है, इसका सन भी याद आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिए। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वह 1940 ईस्वी है इसका समय। हिंदी साहित्य का जो है दोस्तों आदिकाल यह 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह भी 1952। अच्छा जो है क्रम से भी पूछता है इतिहास ग्रंथ, ठीक है। आप लोग उसका जो है जो जब प्रकाशित हुआ था सन वो भी याद रखिएगा। इस प्रकार से तैयारी अच्छी रहेगी और कंप्लीट रहेगी बिल्कुल। फिर अगला कि गारशाद तासी के इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो किसने किया था दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाजपेयी ने किया था। अच्छा ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि इस प्रश्न के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर जो वाजपेयी थे उन्होंने तो हिंदी में किया था, ये तो समझ में आ गया। कब किया था दोस्तों, 1952 में किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। किससे प्रकाशित, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुआ था, हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसमें 358 रचनाकारों का वर्णन है। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या मैंने बताया कि जो ये इस्तवार दलाल लिटरेतुर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वाजपेयी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, जिसे 1952 ईस्वी में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया। ठीक है। इसमें 358 रचनाकारों का विवरण दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर या हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सोची कि ये टॉपिक हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रश्नों को तो हल किया नहीं है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैं सोची कि इसको भी हम लोग हल करके कवर कर लें। फिर अगला कि साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है युग चेतना का सिद्धांत।
28वां प्रश्न देखते हैं क्या है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य रहे हैं, देखते हैं। रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्म तिथि निर्धारित करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण, हाँ व नामकरण, किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। तो दोस्तों इसका जो काल निर्धारण और नामकरण करना रहा है वह सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है साहित्य इतिहास के अंतर्गत। ठीक है। फिर अगला है कि साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। काल विशेष के रचयिताओं का, और अगला है युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। नलिन विलोचन शर्मा, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1938 में हुआ था। इसका सन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है यह ग्रंथ। फिर अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है। संवत 1000 से 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल का। अच्छा, तो इसमें तो आदिकाल वीरगाथा काल का दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जैसे कि रीति काल का भी याद रखिए। हाँ, और जो भक्ति काल का दिया हुआ है वो याद रखिए। वैसे मैं फिर बता देती हूँ, इनका जो 900 वर्षों के इतिहास ग्रंथों के इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था। वीरगाथा काल तो यहाँ पे दिया हुआ है 1050 से 1375। फिर दूसरा क्या था, दूसरा दोस्तों पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, वह 1375 से 1700 विक्रम संवत। फिर तीसरा है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहते हैं, वह 1700 से 1900 विक्रम संवत। फिर है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहते हैं, जो 1900 विक्रम संवत से लेके अब तक चला आ रहा है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सबसे पहले किस नाम से हुआ था। हिंदवी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास। फिर है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। 1829, 1931, 1929 या 1900 डबल विक्रम संवत दे दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है 1929। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो देखते हैं किसकी भाई पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या नलिन विलोचन शर्मा। तो दोस्तों एक बात मैं और बताऊँ, जब मैं चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ ना, तो आप लोग ने मन में सोच लिया करिए, मतलब थोड़ा तो टाइम रहता ही है कि हाँ ये आंसर सही होगा। इस प्रकार से पता भी चलेगा ना कि हाँ आज जैसे कि 40 प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, तो उसमें से कितने आपको आ रहे थे, तो कमेंट करके भी बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, मैं फिर से एक बार कर दे रही हूँ कौन सा कथन है वह। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ठीक। फिर अगला प्रश्न है कि संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। फिर है अगला कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा हुआ है। देखिए आ ही गया होगा, तो सबको ही पता होगा, विधेयवादी पद्धति पर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर है अगला कि तज़किरा शुरा सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं।
जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर मोहन सिंह, गारशद तासी या मौलवी करीमुद्दीन। तो तज़किरा शोराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। फिर अगला प्रश्न है कि साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य, रस साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य या लोक साहित्य या आध्यात्मिक साहित्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। देखिए ये प्रश्न अभी आगे मिल चुका है, फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगीन या नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वह 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी प्रश्न। विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोग हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा से संबंधित और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों को भी प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से देखा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सब प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे। साथ में जो भी देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने आप लोग को रिकॉल करा, एक बार आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह आपको क्लास कैसी लगी, और दोस्तों अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई अच्छे से आप लोग करते रहिए। ऑल द बेस्ट।